जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है चलो फिर से वीएस अड्डा में। मैं भी जैसा क्या फिर से बात करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम लोग 2024 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2024 का जो भी सिलेबस है आपको पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सवाइजेड सब टोटल हमारा जो था सिलेबस वो हम एक एक टॉपिक क्लियर कर चुके हैं कि आपको क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। मतलब उसका सिलेबस जो था हमने फर्स्ट चैप्टर का आपको टॉपिक में पढ़ा दिया था कि आपने शॉर्ट वीडियो देखी है, नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आपको वहां पर क्या बताया गया था वो आपको ध्यान होगा पूरा। मैंने आपको प्रस्तावना बताई थी, ठीक है, प्रस्तावना पूरी मैंने आपको समझा दी थी। उसमें प्रस्तावना में क्या था क्या नहीं था वो आपको सब बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा जरा रिपीट कर देते हैं हम लोग कि क्या था क्या नहीं था। और ध्यान रखना, जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले सबसे पहले जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल के साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी जो नई वीडियो हो वो आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, तो आपको पता ही चैप्टर हमारा है कि वैद्युत चैप्टर 1 है हमारे पास, तो आपको पता ही है। ठीक है, हमारे पास है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आपको थोड़ा इसके बारे में चर्चा करनी है और कुछ नहीं है, बस मेरी बातों को ध्यान देते रहना और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जरा एक मिनट ये ब्लर ले रहा है। चलिए देखिए, आपको बताया था, देखो प्रस्तावना में मैंने आपको क्या बता चुका था। मतलब थैल्स नामक कोई एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? कोई थैल्स नामक वैज्ञानिक थे जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, थैल्स नामक, जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व, मतलब आपको बताया जाए कि अब से लेकर 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने एक क्या किया था वो आप सुन लीजिए। एक आवलुस की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में एक चीज बताई थी उन्होंने। क्या बताया था उसको भी आप पूरा डिटेल करके दिखाऊंगा। मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकता था कंघे से लेकर, पर आपको प्रैक्टिकली वीडियो में अलग से ही लेकर आऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या था, आवलुस की छड़, थैल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवलुस की छड़ और हमारे पास एक बिल्ली की खाल थी, उन्होंने आपस में रगड़ा। तो उन दोनों को रगड़ने के बाद कुछ उन्होंने देखा कि इस पे आकर्षित होने लगे वो दोनों। ठीक है, वो क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे। इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग, तुमने आपने प्रैक्टिकल किया होगा, आप बालों में कंघी करते हो, कंघी करने के साथ साथ आपने छोटे छोटे टुकड़ों को देखा होगा। तो टुकड़े जो होते हैं हमारे हाथ में, छोटे छोटे टुकड़े होंगे, हमें बाल, पहले तो हम बाल कंघी को हमने अपने बालों में करा, बालों में करने के बाद आप छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करोगे, मतलब ले जाओगे उसके, तो आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे टुकड़े जो है ना वो कंघी की ओर आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, ये आपने देखा होगा अधिकतर। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम आप लोग आज से कि जो थैल्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इतना बताया, और इसके बाद क्या बताया था कि ये भी कहा उन्होंने कि ये क्या है, ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक है। ठीक है, सॉरी मैं इसमें बोल सका था आपसे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ग्रीक के हैं। ठीक है, ग्रीक के ये क्या है, वैज्ञानिक है। अब देखिए एक चीज बात करेंगे हमसे, हमने ये किसके बारे में बात करा, सिर्फ आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करिए आपसे, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज। पर इससे पहले एक हेडिंग रहेगी हमारी स्थिर वैद्युतिकी, मतलब स्थिर, स्थिर जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स जो होता है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो इकाई जो है वो स्थिर वैद्युतिकी है। ठीक है, जिसका हेडिंग डाल देते हैं हम लोग स्थिर। और जो हमारी जो वाली ये बात यह है कि आपसे कोई पूछता नहीं है फिलहाल, ना आपके पेपर में आती है, बस मेरा प्लान है कि आपको एक तरफ से समझाया जाए। देखिए जो इकाई हमारी फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, उसमें था क्या क्या नहीं है वो आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, और मेरी बात को सुनते चले तो अच्छी बात है। तो देखिए आप पहले तो ये है कि आप किसी भी डेफिनेशन लिख रहे हो तो आप पहले ये बताओ कि ये शाखा किसकी है। तो आपको पता है ये भौतिक विज्ञान की शाखा है ना। ठीक है, आपको इतना आपको पता है ना, तो आप बिल्कुल लल्ला ना हो जो आपको पता है। चलो आप मानते हैं हम लल्ला हो आप, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर ना पढ़ के आए, कोई आराम से फुल ऐसा वगैरह करी। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं क्या लिखोगे, वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों, ठीक है, मतलब जिसमें हम स्थिर आवेशों पर या स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों तथा क्षेत्रों विभवों का अध्ययन करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों
ठीक है। स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बल, चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र लिखो, चुंबकीय तो आवेश से मतलब ही ना, चुंबकीय क्षेत्रों तथा विभवों का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो में सब आ रहा है। हाँ, फिलहाल सभी आ रहा है। पर देखिए एक चीज बताएं आपको, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, राइटिंग हमारी जो है साफ नहीं दिख रही होगी, पर एक चीज समझ लेना यहाँ पर। अब ये मत कहिए मत सर आपकी राइटिंग सही नहीं है, या बड़े भैया आपकी राइटिंग सही नहीं है। आपको राइटिंग पर नहीं जाना है मेरे भाई, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर पढ़ाई मतलब क्या है, इसमें पढ़ाई में है क्या वह देखना है। क्या आपको ये मत समझ लीजिए लल्ला कि हम राइटिंग देखें, लल्ला राइटिंग देखो तो ऐसे तो बहुत सारे पढ़े हैं, ठीक है ना, पर राइटिंग पे आपको नहीं जाना है क्योंकि आपको पढ़ाई पे जाना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर समझ लीजिए, तो मैंने आपसे बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा मतलब जिसका पार्ट है ना, जिसका जो पार्ट है वही आपको चलना है। तो आप किसका पार्ट है, ये पढ़ किसका पार्ट रहे हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का बल या क्षेत्रफल, या फिर हम क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल नहीं क्षेत्र, ठीक है, मतलब क्षेत्रफल तो क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होता है, आपने वो वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा है हम लोग आपको पढ़ाएंगे। वैद्युत विभव आपका अध्ययन करते हैं हम लोग, क्या कहलाती है भाई, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अगला चैप्टर भी इसमें शामिल है, मतलब इसका ये कारण हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करेंगे इसके जो इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले हमने आपसे इसके बारे में प्रस्तावना के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत आवेश, ठीक है, जिसे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसमें समझ लीजिए, देखो थ्योरी जो है मतलब आप लोग कुछ नहीं है, आपका बहुत तरीके से अच्छी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। कैसे आप लोग लिख सकते हो कि किसी वस्तु का वह गुण, ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, मतलब ठीक है ध्यान रखना, किसी वस्तु का कोई गुण है, मान लीजिए दूसरा मान ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई वस्तु है का वह गुण, ठीक है ना, जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो। मतलब कह रहा है कि वह किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का घटित हो, मतलब प्रभाव की घटना घटित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ सकते हो, या आप लोग ऐसे कर सकते हो कि वैद्युत आवेश का वह गुण जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होता है, इसलिए लिख लीजिए आप लोग वैद्युत आवेश, या चलो वैद्युत लिख लीजिए, वैद्युत आवेश का वह गुण जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें लिख सकते हैं हम लोग चुंबक, या फिर हम लिख सकते हैं आपको वैद्युत तथा चुंबक, ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय चुंबकीय ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, होता है, ठीक है, करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। बस एक चीज समझ लीजिए यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो मतलब वैद्युत आवेश एक वह गुण है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। अब देखियो आपने देखा होगा कहीं कहीं, आपने कहीं कहीं क्या आपने हर जगह देखा होगा, लाइट है, लाइट हर जगह आती है, मतलब बिजली समझो तो, ठीक है। तो बिजली जो है वो क्या होती है, एक कोई ना कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, यस या नो, मतलब करंट है उसके अंदर, ठीक है, तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रही है।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं नल्ला, ठीक है ना। बात करें आपसे हम लोग कि 11,000 आपकी जब लाइट दी जाती है आपको, तो कितनी दी जाती है आपको, सीधी बात है आपको पता है कि 11,000 दी जाती है। 11,000 तो दी जाती है, पर आपको ध्यान रखना बेटा कि आपके घर तक 440 ही वोल्ट आते हैं। अब बात करें आपसे कि क्वेश्चन किया जाए कि आप 11,000 ही क्यों देते हो लाइट की, आप 440 भी दे सकते हो ना, कि हमारी जान में खतरा करना चाहते हैं आप लोग, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है। पर ध्यान रखना बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि असल में दरअसल बात ये पड़ती है कि अगर वो 440 वोल्ट देंगे तो ध्यान रखना वो आपस में लड़ मड़ के मर जाएंगे, कहने का मतलब आवेश जो है आपस में मिट जाएंगे, क्योंकि वो आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो 11,000 इसलिए देते हैं, 11,000 ना पहुंचकर वहां पर थोड़े बहुत तो कुछ तो पहुंचेंगे, 440 तो रह जाएंगे। मतलब 11,000 और 440 में कितना फर्क है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वो 10,000 से ओवर ज्यादा 10,560 जा रहा है ओवर, ठीक है। इसलिए तो अब इसका मतलब ये है कि आप वो 10,560 जो है वो इसलिए ज्यादा देते हैं कि कितने भी खत्म होंगे, कितने भी खत्म होंगे, कितने भी खत्म होंगे, आपके घर तक 440 वोल्टेज तो पहुंचेंगे ही, ठीक है ना। इसका मतलब ये 11,000 इसलिए देते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं अभी अधिकतर लाइट चल रही है बड़े खंबे वाली, ठीक है, बड़े बड़े टावर देखेंगे, तो उसमें क्या होता है वो समझ लीजिए। उसमें यह तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं 33,000 44,000 66,000, तो आपने देखा होगा उन लाइनों में आवाज आती है चर जैसी आती है, ठीक है, मतलब चटर 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 मान लो, कैसी मान लो। तो आप उसके नीचे खड़े होना, मतलब कभी लाइन के नीचे, तो आपने देखोगे चटर जैसी आवाज आती रहती है। तो मतलब क्या होता है वो वहां पर आवेश आपस में एक दूसरे के ऊपर गति करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए आवाज आती है चटर चटर जैसी आती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आवेश की बात करें हम तो आपसे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं। आपको बात करें तो आवेश से हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। आवेश को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। और ध्यान रखना ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। ये क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। ये क्या है, एक अदिश राशि है। अब बात करें हम लोग आपसे, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, अल्लाह कौन कौन से होते हैं वो ही समझते चलिए। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। पर ध्यान रखना होगा धनावेश और ऋणावेश का मतलब बहुत अंतर है समझने में। क्या अंतर है वो समझते चलिएगा मेरे साथ साथ। एक मिनट देख लेता हूँ माइक डाउन तो नहीं है, अल्लाह माइक का वाला सिस्टम है, अगर डाउन होगा तो आवाज नहीं आएगी ना, बात ये पड़ रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए ऋणावेश और धनावेश में मतलब समझ लीजिए। देखो धनावेश होता है आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ऋणावेश जो होता है नेगेटिव होता है। ध्यान रखना पॉजिटिव जो होता है हमेशा वो होता है ग्रहाई, ठीक है। क्या होता है, ग्रहाई होता है। पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास, ग्रहाई। ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पॉजिटिव क्या बोला मैंने, ग्रहाई बोला, चलो जो भी बोल दिया। पॉजिटिव जो होता है हमारा दाता होता है, ठीक है। पॉजिटिव क्या होता है हमारा दाता, और नेगेटिव जो होता है वो ग्राही होता है, ठीक है ना। ग्राही क्या होता है, नेगेटिव। तो ध्यान रखना जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पर जो है हमारा क्या होगा, धनावेश होगा, क्योंकि जो धनावेश जो है वो क्या है, एक दाता है, मतलब वो दान करने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आपसे बात करें कि ग्राही कौन होगा, तो सीधी बात है आपको पता होगा कि ग्राही वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो, या मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता हो, वो ग्राही कहलाएगा। सीधी बात है, ग्राही और दाता में आप लोग जानते ही हो। ग्राही वो कहलाता है जो ग्रहण करता है, दाता वो कहलाता है जो दान करता है, ठीक है। तो ये कौन है, ये भाई साहब दाता है, ठीक है, और ये ग्राही है। तो ये तो दाता बन गए, मतलब ज्यादा बड़े सेठ साहब हो गए, और ये दाता है मतलब वो ग्राही है, मतलब ये भिखारी मान लेने, ठीक है। ये कौन है, राजा और ये भिखारी, तो इन दोनों में ऐसी चीज मान लीजिए। तो राजा और भिखारी है, मतलब एक दाता है तो एक ग्राही है, ठीक है ना। तो ऐसे न राजा और भिखारी न मानो तो आप सीधे सीधे मान सकते हो सुदामा और कृष्ण भगवान, क्योंकि सुदामा जो थे वो क्या थे, ग्राही थे, ठीक है। कृष्ण भगवान थे क्या थे, दाता थे ना। आपको इतना कथा ना पढ़ी है, कथा मैं पूरी पढ़ा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कथा हमने पूरी आराम से पढ़ी है, क्योंकि कृष्ण लीला जो है पूरी हमें याद है आराम से, क्योंकि उन्होंने क्या, अब चलो चर्चा करें हम लोग आपसे कृष्ण लीला की बात करने आपसे। तो कृष्ण लीला में क्या था कि उन्होंने चावल की मुट्ठी ली थी, तभी तो उसका घर परिवार सही हुआ था सुदामा जी का, ठीक है। तो क्या था, और रुक्मणी में आप अब बात करें, चलो छोड़ो रुक्मणी वगैरह वगैरह, चलो अपनी बात करते हैं, अपने आगे आते हैं, ठीक है।
इससे अगला टॉपिक आते हैं। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखो ध्यान रखना प्रॉपर्टीज भी, देखो मैं यहां पर लिख नहीं सकता, आपको एक हाथ जोड़ की विनती है, रिक्वेस्ट है, आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है, ये चीज लिखते जाइएगा। और कोई भी दिक्कत है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 8433 245633, ठीक है। कोई भी दिक्कत है आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं जितना बोलता हूं उतना लिखते जाना, ठीक है। आपको अगर नोट्स नहीं चाहिए ना तो कोई दिक्कत ना, चलेगा, इस वीडियो में काम चल जाएगा आपका। बस मैं एक बोलूंगा आपको, मतलब समझाने के छोड़ कर भी एक पहले बोल दिया करूंगा, उसके बाद खूब आराम से समझाया करूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको, क्योंकि यहां पर लिखूंगा तो जानते टाइम लगेगा और फिर बर्बादी है टाइम, अपने पास टाइम थोड़ा कम है, मतलब वैसे टाइम बहुत है पर हमारे सबसे कमी है, क्योंकि तैयारी बहुत करानी है आपको, सिलेबस बहुत है, ठीक है। देखो अब बात करें आपसे हम लोग तो क्या करना है कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा तो क्या लिखोगे, समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब बात करें चलो लिखो, पहले मैं लिख लो आराम से, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो लिखो समान प्रकृति के आवेश, लिखो जल्दी, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, क्योंकि इनके बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। देखो लल्ला आप समझ जाओ, अब यहां पर अंतिम जंग मान लो, जंग मानो अच्छी वाली जंग चलनी है। देखो लल्ला समझ लो, प्लस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो क्या होंगे, नंबर एक कंडीशन लिख लेना, अगर लिखना चाहो इसी पॉइंट के नीचे लिख लिया आराम से, ठीक है। तो देखो ये दोनों तो करेंगे प्रतिकर्षित का भी मतलब समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ये अब सभी लिख रहा हूं मैं। देखो लल्ला ये है हमारा प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर होना, और आकर्षित मतलब होता है मिलना, ठीक है। अब लल्ला देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि समान प्रकृति के आवेश जब होंगे, मतलब एक ही प्रकृति के होंगे, मतलब पॉजिटिव है, तो क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। आपको बताया जाए, आपने देखा होगा, आप सोलर प्लेट का तार ले लेते कभी कभी, तो रेड को जोड़ना, मतलब पॉजिटिव को जोड़ना, तो क्या होंगे, दूर हटेंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे। पर एक बात ध्यान रखियो, और नेगेटिव को जोड़ोगे तो आप क्या करेंगे, वही प्रतिकर्षित होंगे। पर रेड और ब्लैक को दोनों को जोड़ देना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देना, आपको देखने को मिलेगा चिंगारियां होंगी, उनमें लड़ाइयां होंगी। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि आप लोगों को बताया जाए कि आपको कि भाई भाई जो है कभी आपस में नहीं लड़ सकते, पर आज सिद्ध हो रहा है, और ये कलयुग चल रहा है बेटा, तो यहाँ पर सिद्ध ये भी है कि भाई भाई आपस में भी लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल फिलहाल मेरे फिलहाल से फेल हो चुका है, पर आपको क्या कौन सा एग्जाम्पल दें, आज इस कलयुग में तो एग्जाम्पल ही फिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल यही है हमारा कि भाई भाई आपस में नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव जो है बड़े भाई है, तो भाई साहब बड़े भैया दोनों आपस में नहीं लड़ रहे हैं, नेगेटिव जो है छोटे भाई है वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, और ये थर्ड जो क्वालिटी है वो एक चचेरा एक तहराइया है, तो ये चचेरे तहरे दोनों मान लीजिए आपस में खूब लड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब आकर्षित होंगे, और दोनों में ऊपर वाले हैं वो प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होता है दूर होना, प्रतिकर्षण बल का ही मतलब आप यही जानते हैं कि दूर होना, आकर्षण होगा तो जानते हो आकर्षित होना। तो देखिए कंघी और बात करें, कंघी और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में कौन सा बल होता है, वो आकर्षण बल होता है, क्योंकि वो आकर्षित होते हैं। आपको देखा होगा कि आपको इसको कंघी मान लीजिए और कागज टुकड़े ये है, तो आपको क्या करता है, वो आकर्षित
करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आपकी ये गुण खत्म होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि बिना द्रव्यमान, चलिए लिखिए दूसरा, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है, देखो लल्ला, अब इसका एग्जांपल समझ लो। देखो मैंने इसलिए डाटा केवल ले लिया। ठीक है ना, समझाना है, हमारा काम है कि समझाओ आपको। ठीक है, तो समझाना कैसे है वो हम लोग को तरीका पता है कि कैसे आपको संतुष्ट करना है। तो लल्ला एक चीज बताना कि इन्होंने बोला कि बिना द्रव्यमान के आवेश हो सकता है, ये बात राइट है। ठीक है, बिना द्रव्यमान के आवेश हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं बोला है मैंने। ठीक है, ध्यान रखना, पर आपको चौंकाने के चक्कर से बोलना पड़ता है कि हाँ हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। चलो आ जाओ, समझ लो। मतलब इन्होंने बोला कि बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। लल्ला मान लिया वहां पर तार ही ना आए तो करंट कायम बहोगे, ऐसे ही बह जाएगा हवा में, हवा में तो बहेगा ना। ठीक है ना, तो मतलब इसका मतलब ये ना है कि हवा में बहे, जब हमारे पास तार होगा लल्ला, मतलब द्रव्यमान होगा तार में, तभी तो बहेगा करंट। मान लीजिए डिब्बा ले ले, मोबाइल को चार्ज करना है तो क्या करेंगे लल्ला, एक ये लगाएंगे, एक बोर्ड में लगाएंगे, तभी तो ये चार्ज हो रहा है। अब मान ले हमने ऐसे मोबाइल बोर्ड के सामने रख दो, चार्ज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब आवेश ही नहीं आ रहा, मतलब करंट ही ना आ रहा, तो कहां से चार्ज हो जाए? तो इसका मतलब यह है कि आपका कि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, पर बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। वहां पर कर दो क्रॉस। ठीक है, मतलब नहीं हो सकता। नंबर 3 लिखिए, आवेश का मान गति या वेग पर, आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेश का मान क्या है? गति या वेग पर निर्भर नहीं करता। लिखो, अर्थात गति करने से आवेश का मान परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, अर्थात आवेश का मान, मतलब गति करने से आवेश का मान परिवर्तित नहीं करता। चलिए अब इसको समझ लीजिए। मतलब कहने का मतलब इनका यह है कि आवेश जब गति करेगा, ठीक है, मतलब अगर आवेश गति करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब निर्भर ही नहीं करेगा, मतलब ही नहीं है मुझे। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कोई भी चीज ले लीजिए जिसपे हमें निर्भर नहीं है हम। ठीक है, हम क्या है, इस पर हम निर्भर ही नहीं है। ठीक है, हम अगर हम निर्भर नहीं है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम इस पर निर्भर ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो चाहे कुछ भी करे, चाहे वो उपस्थित हो चाहे ना हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो इस पर हम निर्भर ही नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, तो आप सीधी सीधी कह सकते हो जैसे कि आवेश का मान गति पर निर्भर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि आपको उसकी गति तेज हो चाहे हल्की हो, इस पर कोई निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो परिवर्तित रहता है। ठीक है, आप परिवर्तित रहता है, क्या नहीं रहता? परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं ना? तो बताइएगा कोई दिक्कत? नंबर 3 थर्ड प्रॉपर्टीज हुई हमारी, और नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। तो नंबर 4 क्या है? ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, नंबर 4 डाल लीजिए। लिखिए, आवेश को, लिखो, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, और ना ही क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे लिखो, आवेश को केवल एक स्थान से, आवेश को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है।
अब आगे चलिए, अब इसका मतलब समझो, यही आगे लिख देना, इसमें लिख देना डायरेक्ट कि यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। ठीक है, लिख देना यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। इसका मतलब समझ लो, देखो आवेश जो है कभी तो उत्पन्न नहीं किया सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। ठीक है ना, बिजली है कभी हम उत्पन्न कर सकते हैं ना कर सकते, और ना ही नष्ट कर सकते हो, तुम्हारी बस की है कर लो, नहीं कर सकते ना। केवल हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह जो तार लेके जी मान लो डाटा केबल, ठीक है, इस तार को लेकर हम यहां से यहां कर सकते हैं और यहां से यहां कर सकते हैं, मतलब सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हैं, बल्कि ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम खत्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अगला पॉइंट लिख लीजिए एक और बस, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए, 5 और लिख लीजिए। लिखो समस्त ब्रह्मांड का, लिखो ये समस्त ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। समस्त ब्रह्मांड का आवेश नियत रहता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो हमारा समस्त ब्रह्मांड है उसका आवेश क्या रहता है, हमारे पास नियत रहता है। ठीक है ना, तो क्या रहेगा, उसका नियत रहता है। ठीक है, बस ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम विमा और मात्रक पर। ठीक है ना, चलिए अब देखिए आवेश की विमा। ठीक है, पहले मात्रक पे आते हैं हम लोग। मात्रक लेते हैं हम लोग, तो कौन सा लेंगे हम लोग, ठीक है, मात्रक जो लेंगे हम लोग क्या लेंगे, एम्पियर सेकंड, और एक होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम ले लेते हैं, तो दोनों होते हैं एमकेएस पद्धति में ये लोग। ठीक है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, ये दोनों किसमें होते हैं, एमकेएस में। कूलाम हिंदी में बात करें तो कूलाम ले सकते हैं, उसमें भी कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम, और ये होता है एम्पियर सेकंड। ठीक है, तो ये किसमें होता है, अब आया कहां से वो आपको होता है, ये तो एसआई पद्धति का मात्रक है कूलाम, और एसआई पद्धति की मात्रक यूज होता है हमारे पास। ठीक है, अब बात करें एम्पियर सेकंड कैसे आया, आपको पता है क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है, आप तो जानते हो। आई का कितना होता है, एम्पियर होता है मात्रक, और इंटू टी का समय मतलब सेकंड। ठीक है ना, तो इससे आपको एम्पियर सेकंड आता है मात्रक। अब बात करें विमा, ठीक है ना, हम आपसे बात करें विमा, विमा भी लल्ला ए से निकाल लो, आई इंटू टी। एम्पियर की विमा आपको बताइए ए, फर्स्ट ईयर आपको आराम से पढ़ के आए होंगे, और टी की विमा होती है टी, तो आपको आराम से पढ़िए फर्स्ट ईयर, तो क्या आ जाएगा ए इंटू टी मतलब ए टी। ठीक है, ये आवेश की विमा आएगी लल्ला। बताइए लल्ला कोई दिक्कत, ये आवेश की विमा। बताएं कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत बता सकते हैं आप लोग। देखिए अब एक चीज बात करें, आवेश का ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा, आवेश का सबसे बड़ा सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक आपका है फैराडे। ठीक है, फैराडे जो है इसका सबसे बड़ा है, और ESU ये सबसे छोटा मात्रक है। देखो ESU की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। ठीक है, ESU की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। तो देखो आपसे ऐसे ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है ना, तो देखिए यहां आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकता है कि एक ESU में कितना कूलाम होता है, एक ESU में कितना कूलाम होता है, आप लिखोगे 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। ठीक है, ये लिखोगे 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलाम। ठीक है ना, अब आपको बताया जाए एक फैराडे बराबर कितना होता है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि एक फैराडे बराबर ये ऑप्शन बना लेता है, वो आपको बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो लिखोगे 96,500 कूलाम। ठीक है, कितना लिखना है, 96,500 कूलाम। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इतना कि आपको क्या कर सकता है कि 96,500 कूलाम भी कर सकता है। ठीक है ना, देखिए एक क्या करके आवेश की भी डेफिनेशन लिखा देते हैं दोबारा, लिखो तो लिख लो कि
वैद्युत आवेश का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। ठीक है ना, क्या करता है, जैसे मान लीजिए समझाया जाए, एक रेशम ले लीजिए, ये रेशम है और ये कांच की छड़ है, इस पे इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्थानांतरित होते हैं। आप लोग आराम से समझ सकते हो। तो आप लोग जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो आपको पता है ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा फिलहाल मैंने पहले बता रखा है आपको, अब इतनी जरूरत नहीं बताने की। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब चलिए आगे, और एक चीज याद रखना कि जो हमारा ESU मात्रक है वो हमारा पास जो है वो क्या है, CGS पद्धति में। ठीक है, पद्धति में है, कौन सा, CGS में। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब चलिए आगे चले, पहले देख लेते हैं एक बार क्लास में कितना टाइम हो चुका है फिलहाल, क्योंकि अगली क्लास भी लेनी है कि ये नहीं है, ये क्लास लेनी है। चलिए फिलहाल आधे घंटे क्लास हो चुकी है, फिर अगली बार क्लास लेंगे। ठीक है, मतलब दूसरी क्लास लेनी है, ऐसे नहीं है एक ही क्लास लेनी है। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करते जाएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब।